सार संग्रह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं पीएस सर। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो रही होगी। तो आज हम डेली करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट होने वाला है। और यह क्लास इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा वह सीधा आपके क्लास में आएगा। तो हम बात करते हैं कि आप सभी इस क्लास से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक सूचना दिया जा रहा है कि यह मेरा क्लास जो 9 बजे से सुबह होता था, अब बच्चों के डिमांड पर सुबह 8 बजे कर दिया गया है। कुछ बच्चों को समस्याएं हो रही थी, तो उन्होंने कमेंट के माध्यम से कहा कि सर हमारे क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप प्लीज़ आप सुबह 8 बजे क्लास लेना शुरू कर दीजिए। तो आज से प्रत्येक दिन आप सुबह 8 बजे जुड़ जाइए और अपने क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के हम मोटिवेशन कोट के बारे में हम बात करते हैं। तो उत्साह, ऊर्जा, जोश किसी भी असंभव को संभव में बदल सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह और ऊर्जा के साथ जो कार्य करते हैं, उसको वह व्यक्ति असंभव को संभव में बदल सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक वो कार्य करता है, क्योंकि वह लक्ष्य उन्होंने ही डिसाइड किया है कि हमें आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है या गवर्नमेंट कर्मचारी बनना है। तो इसका निर्णय वह खुद स्वयं लिया है। तो जब व्यक्ति कोई निर्णय खुद से लेता है, तो वह व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक वह कार्य जरूर करता है और उत्साह और जोश से वह व्यक्ति भरा होता है और पॉजिटिव माइंड से वह कार्य करता है। परंतु कभी कभी कार्य तो प्रत्येक व्यक्ति करते हैं, परंतु सफलताएं नहीं मिलती है। तो उस असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपको जानना महत्वपूर्ण है। तो आप अपने कार्य के प्रति रणनीतिक रूप से और समयबद्ध से कार्य करते रहिए। आप जिंदगी में जरूर सफल होंगे। और जिस व्यक्ति के पास ऊर्जा, उत्साह और जोश होता है ना, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ आप अपने तैयारी को अच्छे ढंग से कीजिए और पढ़ाई को बेहतर बनाइए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सीरिया ने किस देश को हराकर किस देश को हराकर चौथी इंटरकंटिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीता हुआ है? यह किसको हराकर जीता हुआ है बच्चों? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन ए भारत। भारत को सीरिया ने पराजित करके चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीता हुआ है। और गत वर्ष भारतीय टीम ने इसको जीता हुआ था और इस बार सीरिया ने भारत को पराजित करके इस टीम को जीता हुआ है। तो यह आपको यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पिछले गत विजेता कौन था बच्चों? तो पिछले साल भारत ने जीता है, इस बार सीरिया ने जीता हुआ है। और इस खेल में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा कोई भी सफल गोल नहीं किया गया है। ठीक है, कोई सफल गोल नहीं किया गया है। और यह खेल किससे संबंधित है बच्चों? तो यह खेल फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है कि यह टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। और यह प्रतियोगिता
किस प्रारूप में किया गया है बच्चों? तो यह राउंड रॉबिन प्रारूप में, राउंड रॉबिन प्रारूप में इसे आयोजित किया गया है। क्योंकि जब भी खेल आयोजित किया जाता है तो वह किस फॉर्मेट में खेला जा रहा है? तो यह आपको राउंड रॉबिन फॉर्मेट में यह खेल आयोजित किया गया है। और इस खेल को आयोजित किसने किया है बच्चों? तो इस खेल को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने आयोजित किया हुआ है। और यह किस जगह इस खेल को आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह हैदराबाद में, यह आयोजित किया गया था। और यह कब किया गया था बच्चों? तो 3 से 9 सितंबर 2024 के बीच में यह टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है। और बात करते हैं कि यह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था बच्चों? तो जीएमसी बालयोगी गांची बोलवी स्टेडियम में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है, जिसमें सीरिया ने भारत को पराजित करके इस टूर्नामेंट को जीता हुआ है। अब बात करते हैं कि इस प्रतियोगिता में कितने टीम भाग लेती है बच्चों? तो इस प्रतियोगिता में 3 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है। और वे कौन कौन से टीम है बच्चों? भारत, सीरिया और मॉरिशस ने इस टीम में भाग लिया हुआ है। कौन कौन से? भारत, सीरिया और मॉरिशस इस 3 टीम में भाग लिए हैं। वहीं हम बात करते हैं कि नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन, इनकी रैंकिंग क्या है बच्चों? तो सीरिया की रैंकिंग कितनी है बच्चों? 13वें स्थान पर है। और भारत 124वें स्थान पर है। और मॉरिशस कितने स्थान पर है? तो मॉरिशस 179वें स्थान पर है। तो यह फीफा रैंकिंग आपको बता दिया गया है, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस टूर्नामेंट में भारत का कोच कौन है बच्चों? तो भारत का कोच मोनो मार्केज ने कोच थे। इस टूर्नामेंट का नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया था? मनोलो मार्केज इसका टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किया था और उनका कोच का यह नाम है। तो इस खेल में भारत के द्वारा सफल गोल नहीं होने के कारण भारत इस खेल में पराजित हो गया है। अब बात करते हैं इंटरकंटिनेंटल कप के बारे में। इंटरकंटिनेंटल कप किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है बच्चों? तो यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। और यह इसके पहले किस नाम से जाना जाता था बच्चों? तो इसके पहले नेहरू कप के बारे में नाम से जाना जाता था, जो अब इंटरकंटिनेंटल कप के नाम से जाना गया है। और इस कप में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो आमतौर पर इसमें 4 देशों के द्वारा भाग लिया जाता था, परंतु इस बार 3 देशों ने भाग लिया है। तो यह आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बार के जो खेल हुआ है उसमें 3 देश हैं। कौन है? भारत, सीरिया और मॉरिशस। परंतु अगले जो टूर्नामेंट हुआ था
उसमें 4 देशों ने भाग लिया होता है। तो यह आपको इंटरकॉन्टिनेंटल कप के बारे में आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आर रविंद्र को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में आर रविंद्र को कैबिनेट मंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। तो किस देश की राजदूत नियुक्त किया गया है बच्चों? तो ऑप्शन ए है आइसलैंड, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन ए आइसलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, और आइसलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले रविंद्रन संयुक्त राष्ट्र में उप अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किए हुए हैं और यह न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में उप अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य किए हुए हैं। इसके पहले रविंद्रन काहिरा में भी भारतीय दूतावास के रूप में कार्य किया हुआ है। और यह कब किया हुआ है बच्चों? तो 2001 से 2003 के बीच इन्होंने काहिरा में कार्य किया हुआ है। वहीं लीबिया के त्रिपोली में इन्होंने भी काम किया हुआ है। तो कब किया हुआ है बच्चों? तो यह 2003 से 2007 के बीच कार्य किया हुआ है। और इससे पहले बेंगलुरु में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के रूप में भी कार्य किया हुआ है। तो बेंगलुरु में कब किए हैं बच्चों? तो 2007 से 2010 के बीच इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो ये सारे विस्तृत जानकारी आपको रखना होगा। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन के रूप में कब कार्य किया हुआ है बच्चों? तो यह इन्होंने कोलंबो में भी भारतीय दूतावास के रूप में कार्य किया हुआ है। तो कोलंबो में कब किए थे बच्चों? तो यह 2013 से 2016 के बीच इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो आपको इसके बारे में जानकारी रखना होगा क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने लाइबेरिया और गिनी में भी कार्य किया हुआ है और कोटे डी आइवर में राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। और कब किया हुआ है बच्चों? तो इन्होंने 2016 से 2018 के बीच में इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो यह आपको इतने विस्तृत जानकारी आपको बता दिया गया है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड का आधिकारिक नाम क्या है बच्चों? तो आइसलैंड का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है और यह यूरोप में बसा हुआ है और यूरोप का यह नार्डिक द्वीप देश है। यूरोप का यह नार्डिक द्वीप देश है जो स्थापित है। अगर हम बात करें कि यूरोप में ब्रिटेन के बाद यह दूसरा बड़ा द्वीप है। अगर द्वीप के बारे में हम बात करते हैं तो पहले स्थान पर कौन सा है बच्चों? तो पहले स्थान पर ब्रिटेन है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड है। कौन सा है? आइसलैंड है। यूरोप में हम बात करते हैं तो पहले पर ब्रिटेन है और दूसरे पर आइसलैंड है। और यहाँ की राजधानी क्या है बच्चों? तो इसकी राजधानी रेकियाविक है। इसकी राजधानी रेकियाविक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है बच्चों? तो यहाँ के राष्ट्रपति ओलाफर रागनर
ग्रिम्सन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री के बात में करते हैं तो प्रधानमंत्री जीम हिल्मर हार्डो, जिम हिल्मर हार्डो आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति ओलाफर रागनर ग्रिम्सन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रेक्याविक। तो जब भी हम किसी देश के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसकी राजधानी कहाँ है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, और वहाँ उस देश की मुद्रा क्या है, और उस देश से कितने देश संबंध रख रहे हैं। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों। तो आप फिर से याद करके रखेंगे कि मेरा यह क्लास जो 9 बजे से होता था वह अब 8 बजे सुबह में होगा। यह महत्वपूर्ण सूचना है। और इस पीडीएफ को आप हमारे सार संग्रह टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको अपनी तैयारी करनी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस संस्था के द्वारा पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है स्पेस एक्स। तो इसका सही जवाब है स्पेस एक्स के द्वारा पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया है। पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया गया है। और इस मिशन में कितने एस्ट्रोनॉट को भेजा गया है बच्चों? तो इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया है, 4 वैज्ञानिकों को भेजा गया है। और यह आपको जानकारी रखना होगा कि जब भी कोई स्पेस में सैटेलाइट भेजा जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि केवल सैटेलाइट को ही भेजा जाता है, परंतु इस बार यह 4 लोग इस सैटेलाइट के साथ गए हुए हैं जो स्पेस वॉक करेंगे। यह 4 लोग कौन कौन से हैं? तो यह गिलरिस है, अन्ना मेनन है, स्कॉट पोटेटो हैं। तो इन 4 व्यक्ति वहाँ गया हुआ है। और यह कितने मीटर की ऊंचाई पर यह स्पेस वॉक होगा बच्चों? तो यह 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस वॉक या वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाएगा। और यह सैटेलाइट पहली प्राइवेट स्पेस वॉक होगा। यह पहली प्राइवेट स्पेस वॉक होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली प्राइवेट स्पेस वॉक कौन सा है बच्चों, तो यह पोलारिस डॉन मिशन यह स्पेस वॉक है। और ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर यह करेंगे बच्चों? तो 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाएगा। और इस स्पेस वॉक को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है बच्चों? तो इस स्पेस वॉक को फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसमें क्रू ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तरह क्रू ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च किया गया है। और यह इस स्पेस वॉक में कितने मिनट का वॉक किया जाएगा बच्चों? तो इस स्पेस वॉक में 15 से 20 मिनट का स्पेस वॉक किया जाएगा। और यह अगर हम बात करें कि पहली बार स्पेस वॉक कौन सा देश किया हुआ है बच्चों? तो पहली बार अमेरिका ने स्पेस वॉक किया है। और कब किया है बच्चों?
तो 1965 ईस्वी में 1965 ईस्वी में स्पेक वाक किया है। और कौन सा वाक है इसमें? तो जेमिनी कैप्सूल, जेमिनी कैप्सूल के माध्यम से अमेरिका ने पहला स्पेस वॉक किया हुआ है। तो यह आपको विस्तृत रूप से बता दिया गया है, जो आपको एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है? ऑप्शन ए है 2.91 करोड़, ऑप्शन बी है 1.91 करोड़, ऑप्शन सी है 1 करोड़, ऑप्शन डी है 1.5 करोड़ रुपये। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? कमेंट करिए और इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब 2.9 करोड़ रुपये का आरबीआई के द्वारा किस बैंक पर लगाया गया है? तो एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। तो अगर हम बात पूछे आपसे कि एचडीएफसी बैंक पर कितना लगाया गया है बच्चों, तो एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं हम बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये दोनों को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो 2.91 करोड़ रुपये हो जाते हैं। तो ये दोनों मिलाकर यह आरबीआई के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। और यह किस एक्ट का नियम के उल्लंघन करने पर लागू किया गया है बच्चों? तो यह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को नियम को फॉलो नहीं करने के आधार पर इस पर जुर्माना लगाया गया है। और इसके साथ ही यह बैंक कौन कौन से कार्य करते हैं बच्चों? तो ब्याज, जमा पर ब्याज और केवाईसी एग्रीकल्चर लोन से संबंधित इनका कुल निर्देशन के पालन में कार्य किया जाता है। तो यह सारे विस्तृत रूप से जानकारी आपको याद करके रखना होगा। अब बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक कैसी बैंक है बच्चों? तो यह बैंकिंग सेवा है। बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। कैसा सेवा प्रदान करता है? बैंकिंग सेवा। और इसके साथ वित्तीय सेवा प्रदान करता है। बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदान करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और यह कैसा बैंक है बच्चों? तो यह एचडीएफसी भारत के निजी बैंकों का सबसे बड़ा बैंक है। यह कैसा बैंक है बच्चों? निजी बैंकों का सबसे बड़ा बैंक है। तो यह आपको एचडीएफसी के बारे में जानकारी रखना होगा। वहीं बात करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक किस नाम से जाना जाता था बच्चों? तो एक्सिस बैंक यूटीआई बैंक के रूप में पहले इसके नाम से जाना जाता था। जब यूटीआई बैंक की मार्केट क्रेडिट खराब होने के कारण यह इसने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रख लिया गया। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो इसका भी मुख्यालय मुंबई में, है। तो यह बैंक बैंकिंग सेवा और वित्तीय सेवा के उपलब्ध कराती है। तो ये सारे जानकारी आपको एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के बारे में बता दिया गया है, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कितने भाषाओं में टेक्निकल शब्दों वाली वेबसाइट लॉन्च किया गया है? कितने भाषाओं में टेक्निकल शब्द वाली वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 28। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब है या 22 भाषाओं में यह टेक्निकल शब्द का यूज किया जाएगा और इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और इस वेबसाइट पर 22 भाषाओं में आप टेक्निकल शब्द का यूज किया जाएगा, क्योंकि टेक्निकल शब्द का उच्चारण और उसका मीनिंग थोड़ा क्लिष्ट होता है, इसीलिए आम पब्लिक की सुविधा की दृष्टि से यह 22 भाषाओं में इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। और यह कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की अनूठी वेबसाइट शुरू की गई है। यह टेक्नोलॉजी पर आधारित वेबसाइट है जिसे ने शुरू किया गया है। इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य है चिकित्सा और इंजीनियरिंग सहित सभी टेक्निकल एजुकेशन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो इस वेबसाइट के माध्यम से अगर कोई आपको दिक्कत हो रहा है टेक्नोलॉजी शब्द की जानकारी के बारे में, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और 22 भाषाओं में इसके बारे में जानकारी स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा यह अन्य संस्थाएं हैं या अन्य एजेंसियां अपने शब्दकोश को डिजिटल रूप में इस पर अपलोड कर सकती हैं। डिजिटल रूप में अपने शब्दों का टर्मिनोलॉजी उपलब्ध कर सकती है, प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर सकती है। फिलहाल इस वेबसाइट पर 33 लाख शब्दों के 450 शब्दकोश उपलब्ध हैं। यह 30 लाख शब्दों के में से वह 400 शब्दकोश उपलब्ध है। और इस पोर्टल पर सर्च करने के लिए क्या है बच्चों? तो यह 22 लाख शब्दों वाली 322 शब्दावलियाँ उपलब्ध है। 22 लाख शब्दों वाले में से 322 शब्दावलियाँ इस पर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और यह इसका अंतिम लक्ष्य क्या है बच्चों? तो इसका अंतिम लक्ष्य 450 शब्दावलियाँ उपलब्ध कराने की लक्ष्य रखा गया है। तो अभी वर्तमान में कितने शब्दावलियाँ हैं बच्चों? तो अभी वर्तमान में 322 शब्दावलियाँ अभी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है और किस शहर में किया गया है बच्चों? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है ग्रेटर नोएडा। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। और यह प्रदर्शनी किससे संबंधित है बच्चों? तो यह लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से संबंधित है। जो कंपनियां सेमीकंडक्टर बनाती हैं उन लोगों के लिए यह प्रदर्शनी लगा उद्घाटित किया गया है। और सेमीकंडक्टर चिप किस चीज़ का बना हुआ है बच्चों? तो सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का बना होता है। जो आप किसी भी लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, उसमें जो चिप लगा होता है वह किस चीज़ का बना होता है बच्चों? तो सिलिकॉन का बना होता है। और यह चिप बिजली सप्लाई करने को नियंत्रित करने के लिए लगाया जा सकता है या डाटा स्पेस को लिए लगाया जाता है। और इस चिप में गजेट के रूप में भी इसे संचालित किया जा सकता है। तो यह आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना चिप के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस संचालित
नहीं हो सकती है। तो यह आपको महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। और यह चिप लैपटॉप हो गया, आपका पीसी हो गया, वीडियो हो गया, एटीएम हो गया, अस्पताल हो गया, या अन स्मार्ट मोबाइल फ़ोन हो गया, उसमें कौन सा चिप लगा होता है बच्चों? उसमें सेमीकंडक्टर चिप का प्रयोग किया जाता है। वहीं हम बात करें तो भारतीय कंपनी की जो सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करती है, उसका मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों? तो इसका मार्केट वैल्यू 2.227.2 बिलियन डॉलर इसका मार्केट वैल्यू है, जिसे 2026 तक कितना करना है? 2026 तक 64 बिलियन डॉलर करने का इसे लक्ष्य रखा गया है। अगर हम आपसे पूछें कि सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन से हैं, तो सबसे बड़ा उत्पादक देश ताइवान है। सबसे बड़ा उत्पादक देश ताइवान है। दूसरा कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया है। और तीसरा है चीन। यह तीन देश शीर्ष सेमीकंडक्टर के उत्पादन में शीर्ष स्थान कायम किए हुए हैं। और यह ताइवान कितना प्रतिशत सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है बच्चों? तो यह 66%। विश्व के 66% ताइवान सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है। वहीं दक्षिण कोरिया मात्र 17% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। और वहीं चीन के बारे में हम बात करें तो चीन मात्र यह 8% ही सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। तो आपको सेमीकंडक्टर के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ताइवान है। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। और तीसरे स्थान पर चीन है। तो यह सारे आपको विस्तृत रूप से बता दिया गया है, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश को मानवीय सहायता प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए है मालवीय, ऑप्शन बी है जाम्बिया, ऑप्शन सी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को मानवीय सहायता दिया गया है। यह कौन सा है? तो यह अफ्रीकी देशों, यह अफ्रीकी देश हैं, यह तीनों अफ्रीकी देश हैं जिन्हें यह मानवीय सहायता दिया गया है। किस देश के द्वारा दिया गया है बच्चों? तो भारत सरकार के द्वारा इसे दिया गया है। और यह मालवीय और जिम्बाब्वे, मालवीय और मलावी और जिम्बाब्वे को कितना दिया है बच्चों? तो मलावी और जिम्बाब्वे को 1,000 मीट्रिक टन का अनाज भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। वहीं हम जम्बिया की बात करते हैं तो जम्बिया को 2500 मीट्रिक टन का अनाज भेजा गया है, क्योंकि वहाँ के आम पब्लिकों को खाने के लिए दिक्कत हो रही थी। तो भारत सरकार के द्वारा जाम्बिया के लिए 2500 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया है। और इसमें पहला खेप कितना गया है बच्चों? तो यह 1300 मीट्रिक टन की पहली खेप भेज दी गई है, और जो बाकी का है उसे भेज दिया जाएगा। इन अफ्रीकी देशों में किस सी एक्सपोर्ट से भेजा जाएगा बच्चों? तो यह JNPT नहवा सेवा बंदरगाह है, मुंबई से इस अनाज को भेजा जा रहा है। तो यह आपको जानकारी रखना होगा, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नागरिक उड्डयन पर। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब बताओ बच्चों जल्दी से। ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है टोक्यो, ऑप्शन डी है लंदन।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन में कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया है? तो इस सम्मेलन में 41 देशों के द्वारा 41 देशों के द्वारा भाग लिया गया है। और 41 देशों में से कितने प्रतिनिधि भाग लेंगे बच्चों? तो 41 देशों में से या 250 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया है। तो 250 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया है। आपको याद करके रखना होगा कि इस सम्मेलन में कौन सा देश भाग नहीं लिया है बच्चों? तो इस सम्मेलन में पाकिस्तान भाग नहीं लिया है, जो एक्सेप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का संबंध राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, अभी वर्तमान में अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण पाकिस्तान ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? ऑप्शन ए है राजा रणधीर सिंह, ऑप्शन बी है माया शर्मा, ऑप्शन सी है संगीता राय, ऑप्शन डी है दिनेश गुप्ता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, राजा रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप फिर से याद कर लेंगे कि मेरा क्लास सुबह 8 बजे से अब होने वाला है, तो आप सभी सुबह 8 बजे मेरे क्लास से जुड़ जाइए, क्योंकि जो पहले 9 बजे क्लास होते थे अब उसका टाइम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों के रिक्वेस्ट पर यह किया गया है। तो आप सभी 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा और अपने बच्चों में शेयर कर दीजिए कि क्लासेज 8 बजे से पीएस सर का होने वाला है। तो यह सारे जानकारी आपको रखनी होगी। अब बात करते हैं रणधीर सिंह के बारे में। रणधीर सिंह किस खेल से संबंधित है बच्चों? तो रणधीर सिंह निशानेबाजी से संबंधित है। और वह अब तक कितने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जीत चुके हैं? तो उनके द्वारा 5 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक उन्होंने जीता हुआ है। और कब जीता हुआ है बच्चों? तो उनके द्वारा 1968 से 1984 के बीच यह 5 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जीता गया है। ठीक है बच्चों। और उनके द्वारा महत्वपूर्ण पदक भी जीते गए हैं, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह कौन से पदक है? तो बैंकॉक एशियाई खेलों में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। और यह कब जीते हैं बच्चों? तो यह 1978 ईस्वी में बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। वहीं हम बात करें दिल्ली एशियाई खेल में इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। और कब जीते हैं? तो 1982 ईस्वी में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। और सियोल एशियाई खेलों में इन्होंने द्वारा रजत पदक जीता गया है। और कब जीता गया है बच्चों? तो 1986 ईस्वी में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। और अर्जुन पुरस्कार कब जीता है बच्चों? तो अर्जुन पुरस्कार 1979 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया अवार्ड ऑफ मेरिट यह कब जीते थे बच्चों? तो इनके द्वारा 2005 ईस्वी में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया अवार्ड ऑफ मेरिट
जीता गया है। तो यह आपको इतने विस्तृत रूप से राजा रणधीर सिंह के बारे में बता दिया गया है, और इनके जितने भी अवार्ड मिले हैं आप उस अवार्ड को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं एशिया ओलंपिक परिषद के बारे में। एशिया ओलंपिक परिषद के बारे में। एशिया ओलंपिक परिषद की स्थापना कब किया गया था बच्चों? तो एशिया ओलंपिक परिषद की स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ किया गया था बच्चों? तो यह न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना किया गया था। और एशियाई खेल महासंघ, और इसका संचालन कौन करता है? तो एशियाई खेल महासंघ के द्वारा खेल महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यह आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका नाम कब बदला गया था बच्चों? तो 1981 ईस्वी में 1981 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो एशिया ओलंपिक परिषद कर दिया गया है। तो यह आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका मुख्यालय कहाँ था पहले बच्चों? तो इसका पहले मुख्यालय न्यू दिल्ली में था, परंतु इसके मुख्यालय को अब बदलकर कहाँ कर दिया गया है बच्चों? तो इसके मुख्यालय को अब कुवैत में बना दिया गया है। अब दिल्ली से हटाकर इसको कुवैत में हस्तांतरित कर दिया गया है। और एशिया ओलंपिक परिषद कैसी संस्था है? तो यह एक गैर सरकारी संस्था है, और यह एशिया खेलों का संचालन करता है। तो आपको यह जानना होगा कि गैर सरकारी संस्था कौन होते हैं और संवैधानिक संस्था कौन होते हैं। जो संस्था का उल्लेख संविधान में किया गया है वह संवैधानिक संस्था है, और जो संस्था का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है वह संस्था गैर संवैधानिक होता है। और एशिया ओलंपिक परिषद में कितने देश भाग लिए हैं बच्चों? तो इसमें 41 देशों के द्वारा भाग लिया जाता है, और 41 सदस्य इस खेल में शामिल है। तो आपको एशिया ओलंपिक परिषद के बारे में इतना विस्तृत रूप से बता दिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।